हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। और आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सिविल जज का फुल लेंथ टेस्ट करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में, जैसा कि आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। वहां पर भी आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ सिविल जज के फुल लेंथ टेस्ट का ये पार्ट 1 है। पहला क्वेश्चन हम कॉन्स्टिट्यूशन का है। कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें से क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: इलेक्शन कमीशन, जीएसटी काउंसिल, नीति आयोग और इंटर स्टेट काउंसिल। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, नीति आयोग। नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और इसका गठन 1 जनवरी 1915 को किया गया और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज एंश्योर्ड अंडर आर्टिकल 51A डज नॉट इंक्लूड द ड्यूटी। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। पहला, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। सेकेंड, टू डिफेंड द कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। थर्ड, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व rich heritage of our composite culture. And fourth, to protect monuments, places and object of national importance. तो इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो आंसर इज ऑप्शन 4, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमें आर्टिकल 49 में दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द राइट ऑफ वोट इन इंडिया इज। राइट ऑफ वोट इंडिया में क्या है? 4 ऑप्शंस हैं: फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इट्स अ लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? It forbids class legislation. It allows reasonable classification. Third option है both. It forbids class legislation and allows reasonable classification. And fourth option है none of these. तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, both. It forbids class legislation. आर्टिकल 14 डील करता है राइट टू इक्वालिटी से। ये मना करता है क्लास लेजिस्लेशन के लिए और अलाउ करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस द डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी? बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है: आर्टिकल 22 क्लॉज 2, आर्टिकल 21 क्लॉज 2, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 एंड नन ऑफ दिस। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 20 क्लॉज 2। आर्टिकल 20 डील करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कोई भी व्यक्ति प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा सेम ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पंचायत का गठन कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 243B, आर्टिकल 243O, आर्टिकल 243W एंड आर्टिकल 243A। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 234O। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 पंचायत से डील करता है और पार्ट 9 में आपके 243 से 243O तक आर्टिकल दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Protection and improvement of environment and safeguarding forest and wildlife is one of the fundamental duty, one of the DPSP, both DPSP and fundamental duty। तो आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन 3, बोथ DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटी। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ये हमें आर्टिकल 51 के क्लॉज जी में दिया है और DPSP में ये वाला प्रोविजन हमें आर्टिकल 48 के ए में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? इनमें से क्या फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इक्वालिटी इज अ फंडामेंटल राइट, डील्स विद आर्टिकल 14 to 18. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन डील्स विद आर्टिकल 25 to 28. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज डील्स विद
Article 32 to 35 and equal justice and free legal aid is a DPSP given in Article 39A. तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ओनली डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? इनमें से क्या डीपीएसपी नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत हमें आर्टिकल 40 में दिया गया है और ये डीपीएसपी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, ये आपका डीपीएसपी नहीं है क्योंकि आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म ऑफ सिविल कोड फॉर ओनली सिटीजन्स। थर्ड ऑप्शन, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, ये हमें आर्टिकल 41 में दिया है। और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हमें आर्टिकल 50 में दिया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन preamble of the constitution, the people of India have resolved to constitution India into, answer is option 3 sovereign, socialist, secular, democratic and republic। वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर 42nd अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं। अब सीपीसी के क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अ डिक्री फॉर इंजंक्शन इफ नॉट ओबेड, अगर इंजंक्शन की डिक्री को ओबे नहीं किया गया तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। इज नॉट एग्जीक्यूटेबल, इज एग्जीक्यूटेबल बाय डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर इन सिविल प्रिजन और बाय अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, इज एग्जीक्यूटेबल बाय filing a petition under order 39 rule 2A of CPC, एंड लास्ट ऑप्शन है इज एग्जीक्यूटेबल बाय फाइलिंग अ फ्रेश सूट। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले अपना आंसर सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज एग्जीक्यूटेबल बाय डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर इन सिविल प्रिजन और बाय अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अगर इंजंक्शन की डिक्री को ओबे नहीं किया गया तो वो जजमेंट डेटर के डिटेंशन के द्वारा और उसकी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के द्वारा एग्जीक्यूट की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, a decree for restitution of conjugal right is executable, option number 1 by attachment of property or by detention in civil prison or both, option number 2 by attachment of property, option number 3 by imprisonment and option number 4 by granting a decree for divorce। वीडियो पॉज करके अपना आंसर सिलेक्ट कीजिए। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बाय अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अंडर सिविल प्रोसीजर कोड अ प्लीडिंग मीन्स, प्लीडिंग का क्या मतलब है? प्लेंट और रिजॉइंडर, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट और रिजॉइंडर, एंड लास्ट ऑप्शन है प्लेंट अलोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, प्लीडिंग का क्या मतलब होता है? प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर अ सूट इज डिसमिस्ड अंडर रूल 9 ऑफ ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन, द प्लेंटिफ, ऑप्शन नंबर 1 शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट, ऑप्शन नंबर 2 मे ब्रिंग अ फ्रेश सूट सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन, option number 3 may not apply to set aside the dismissal order, and option number 4 may bring a fresh suit। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 shall be precluded from bringing a fresh suit। ऑर्डर 9 किससे डील करता है? ऑर्डर 9 डील करता है appearance of parties and consequences of non appearance, और रूल नंबर 9 बात करता है डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार्स फ्रेश सूट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
a decision or findings given by court without jurisdiction. अगर कोई डिसीजन या फाइंडिंग किसी कोर्ट के द्वारा दी जाती है बिना jurisdiction के. Option number 1 can operate as res judicator under all circumstances. Option number 2 cannot operate as res judicator. Option number 3 can operate as res judicator under certain circumstances only. And option number 4 may operate as res judicator or may not operate as res judicator. आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 कैन नॉट ऑपरेट एज रेस ज्यूडिकेटा. रेस ज्यूडिकेटा हमें सीपीसी में कौन से सेक्शन में दिया गया है? तो ये हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 11 में. और रेस ज्यूडिकेटा का एक्सेप्शन होता है हेबियस कॉर्पस. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अ सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टीज सिचुएटेड इन डिफरेंट सिटीज. अगर कोई सूट लाया जाता है कोर्ट में प्रॉपर्टीज के पार्टीशन के लिए जो कि अलग अलग सिटीज में सिचुएटेड हैं. ऑप्शन देखिए. सेपरेट सूट्स हैव टू बी फाइल्ड इन ईच ऑफ द सिटीज वेयर द प्रॉपर्टीज आर सिचुएटेड. ऑप्शन नंबर 2 कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन अ सिटी वेयर एनी प्रॉपर्टी आर सिचुएटेड. ऑप्शन नंबर 3 कैन बी इंस्टीट्यूटेड in a city where majority of properties or property of maximum value is situated. And option number 4 can be instituted where defendants or any of them resides. तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन अ सिटी वेयर एनी प्रॉपर्टी आर सिचुएटेड. ठीक है, किसी भी सिटी में केस इंस्टीट्यूट किया जा सकता है जहां कोई भी एक प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अंडर सेक्शन 148 ऑफ सीपीसी द कोर्ट कैन इनलार्ज द टाइम नॉट एक्सीडिंग इन टोटल. सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 148 की. सीपीसी के किससे डील कर रहा है? एनलार्जमेंट ऑफ टाइम. कितनी मैक्सिमम लिमिट है? आंसर इज, वीडियो पॉज करके दीजिए पहले कमेंट सेक्शन में. आंसर इज ऑप्शन 3 नॉट एक्सीडिंग इन टोटल 30 days. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. विमेन हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम एंड मैनर्स ऑफ द कंट्री ought not to be compelled to appear in public shall be exempt from personal appearance in court is given under which section? Women को कौन से सेक्शन में एग्जेम्पशन दिया है पब्लिक अपीयरेंस को लेकर? ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 130, सेक्शन 131, सेक्शन 132 एंड लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 133. आंसर कीजिए पहले आप. Answer is option number 3, section 132. Come to the next question. Suit against government shall not be instituted until the expiration of. Option number 1 month next after notice in writing has been delivered. Option number 2 3 months after notice in writing has been delivered. Option number 3 2 months after notice in writing has been delivered. And option number 4 6 months after notice in writing has been delivered. तो अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो रिटन नोटिस देने के कितने समय के बाद केस फाइल किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 2 months after notice in writing has been delivered. जब रिटन नोटिस डिलीवर्ड हो जाएगा उसके 2 महीने के बाद ही उनके अगेंस्ट में आप केस फाइल कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. प्रिंसिपल ऑफ रेस ज्यूडिकेटा डज नॉट अप्लाई. रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धांत कहाँ अप्लाई नहीं होता? ऑप्शन नंबर 1 टू रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. ऑप्शन नंबर 2 टू इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स. ऑप्शन नंबर 3 टू डिसमिसल अंडर Order 17 Rule 3. ऑप्शन नंबर डी टू एक्स पार्टे जजमेंट. वीडियो पॉज करके पहले कमेंट में आंसर दीजिए.
आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, टू रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस रेस जुडिकेटा का एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑफ सिविल नेचर? ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइट सिविल नेचर का है? ऑप्शन देखेंगे। राइट टू शेयर इन ऑफरिंग्स इन अ टेम्पल, ऑप्शन नंबर 2 राइट टू टेक आउट पोजेशन, ऑप्शन नंबर 3 राइट टू वर्शिप इन अ टेम्पल एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। According to Order 20 Rule 7 of CPC, the decree shall bear the date of option number 1 the day on which the judgment was pronounced, option number 2 the day on which the decree was made, option number 3 the day on which plaint was filed, option number 4 the day on which final argument was heard. अपनी प्रिपरेशन भी साथ साथ में चेक करते जाइए कि कितनी प्रिपरेशन आपकी हुई है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 द डे ऑन विच द जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड, उस दिन जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वेयर अ सूट इज अबेटेड और डिसमिस्ड अंडर ऑर्डर 22 ऑफ CPC ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। Option number 1 fresh suit may be filed with prior permission of the court. Option number 2 no fresh suit shall be brought. Option number 3 new suit may be filed if sufficient cause is shown parties. Option number 4 new suit may be instituted with the consent of parties. कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ऑर्डर 22 डील करता है डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी और पार्टीज। तो अब आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 नो फ्रेश सूट शैल बी ब्रॉट। ठीक है, कोई भी फ्रेश सूट नहीं लाया जा सकता सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ समरी प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन अंडर विच ऑर्डर? समरी प्रोसीजर कौन से ऑर्डर में दिया गया है कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 ऑर्डर 32A ऑफ CPC, Order 29 of CPC, Order 34 of CPC and Order 37 of CPC.
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी डील्स विथ प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट? कौन सा ऑर्डर प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग और डॉक्यूमेंट के रिटर्न से डील करता है? ऑप्शन नंबर 1 ऑर्डर 13, ऑर्डर 17, ऑर्डर 5 एंड ऑर्डर 24। कमेंट में आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑर्डर 13 ऑफ सीपीसी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम टीपीए के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गिफ्ट? ऐसा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो गिफ्ट के द्वारा किया जाता है, उसके रिगार्डिंग इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन गलत है? नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे। पहला ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी साइंड बाय डोनर और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनर। सेकेंड ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी साइंड बाय डोनर ओनली। थर्ड ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस। कौन कौन से सही स्टेटमेंट है पहले हम ये चेक करेंगे। इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी साइंड बाय डोनर और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनर, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी साइंड बाय डोनर ओनली, ये ऑप्शन गलत है। इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एंड लास्ट ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस, ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2, इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी साइंड बाय डोनर ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट मीन्स, क्या मतलब होता है अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का? ऑप्शन नंबर 1, द अटेस्टिंग विटनेस इज अवेयर ऑफ कॉन्टेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। सेकेंड ऑप्शन है द अटेस्टिंग विटनेस सीन द एग्जीक्यूटेंट साइन और अफिक्स मार्क। थर्ड ऑप्शन है received from the executant a personal acknowledgement of his signature and last option है both the attesting witness seen the executant sign or affix mark and received from the executant a personal acknowledgement of his signature। कौन सा आंसर सही है बताइए। Option number 4 is the correct answer. Yes, both the attesting witness seen the executant sign or affix mark and received from the executant a personal acknowledgement of his signature. Next question पे आ जाइए। Transfer of property does not include, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑप्शंस में से क्या इंक्लूड नहीं करता? पहला ऑप्शन है सेल, दूसरा ऑप्शन है लीज, तीसरा ऑप्शन है विल और चौथा ऑप्शन है गिफ्ट। बताइए इसका आंसर क्या है सही। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड द विल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज, फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट कैसा होता है? ऑप्शन नंबर 1 वैलिड, ऑप्शन नंबर 2 वॉइडेबल, ऑप्शन नंबर 3 वॉइड एंड ऑप्शन नंबर 4 कंडीशनली। क्या सही आंसर होगा यहां पर? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। द गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर अ लीज अंडर विच सेक्शन? कौन से सेक्शन में इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर अ लीज की बात की गई है? ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 115, सेक्शन 115A, सेक्शन 116 एंड सेक्शन 114A। कौन सा आंसर सही है? यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 116 डील्स विद इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर अ लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस इज एक्सप्लेन्ड इन फेमस केस ऑफ,
जो लिस पेंडेंस की डॉक्ट्रिन है वो इनमें से कौन से फेमस केस में एक्सप्लेन की गई है? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि लिस पेंडेंस हमें कौन से सेक्शन में दिया गया है टीपीए में? तो ये हमें दिया गया है सेक्शन 52 में। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मुसाहुल साहू वर्सेस हरकिम लाल। सेकेंड ऑप्शन है मोहम्मद शाफी वर्सेस मोहम्मद सैयद। थर्ड ऑप्शन है तुल्क वर्सेस मोक्से एंड लास्ट ऑप्शन है बेलमी वर्सेस सबीन। क्या आंसर सही होगा इसका? कौन से केस में एक्सप्लेन की गई है लिस पेंडेंस की डॉक्ट्रिन? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 बेलमी वर्सेस सबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इफ द डोनर डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट बाय डोनी, अगर डोनर डोनी के द्वारा गिफ्ट एक्सेप्ट करने से पहले ही मर जाता है तो द गिफ्ट इज वॉइड, द गिफ्ट इज वैलिड, द गिफ्ट इज वॉइडेबल एंड नन ऑफ दीज। कौन सा आंसर सही होगा बताइए? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। द गिफ्ट इज वॉइड। गिफ्ट जो है वो वॉइड होगी। अच्छा, गिफ्ट हमें कहाँ दिया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में? तो इट इज गिवन अंडर सेक्शन 122 ऑफ टीपीए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस आ गए हैं अब आपके। क्वेश्चन नंबर 33। अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन in case of his default is known as? Option number 1 contract of indemnity, option number 2 contract of bailment, option number 3 contract of guarantee and option number 4 contract of agency। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Inadequacy of consideration is relevant in determining the question of option number 1 fraud, option number 2 misrepresentation, option number 3 free consent and option number 4 undue influence। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer. Answer is free consent. Question number 35. If only a part of the consideration or object is unlawful, the contract under section 24 of the Indian Contract Act shall be option number 1 valid to the extent the same are lawful, option number 2 valid to the extent same are unlawful, option number 3 void as a whole and option number 4 valid as a whole। क्या आंसर सही होगा आपका? ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, वॉइड एज अ होल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। टू पार्टीज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, दे लेटर रियलाइज दैट देयर वाज अ मिस्टेक इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एज एप्लीकेबल इन इंडिया, दिस मेक देयर कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन नंबर 1 वैलिड, ऑप्शन नंबर 2 वॉइड, ऑप्शन नंबर 3 वॉइडेबल एंड ऑप्शन नंबर 4 नॉट वॉइडेबल। कौन सा आंसर सही होगा? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 70, सेक्शन 2 क्लॉज डी, सेक्शन 56 एंड सेक्शन 73। क्या आंसर सही होगा? कौन से सेक्शन में दिया गया है? तो इट इज गिवन अंडर सेक्शन 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुड्स डिस्प्लेड इन शोकेस ऑफ अ शॉप विथ प्राइस टैग इज इन्विटेशन टू ऑफर, काउंटर ऑफर, कम्युनिकेशन एंड नन ऑफ दीज। कौन सा आंसर सही माना जाएगा? क्या है ये? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, इन्विटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू सेल हिम 100 bales of cotton and afterwards discovers that B was acting as agent for C for the price of the cotton. A may sue only against C, only against B,
against B or C both, and option number D neither against B nor C. किसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है बताइए? यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, अगेंस्ट बी और सी बोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. डज एन अग्रीमेंट becomes a contract? It is enforceable by law. It is between parties competent to contract. It is by the free consent of parties. And option 4 all of these. क्या agreement contract बन सकता है? It is enforceable by law. Correct है. It is between parties competent to contract. And it is by the free consent of parties. ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 41, वेयर इन एनी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एनी पार्ट देयर ऑफ इज डिसमिस्ड, देन सूट फॉर ब्रीच फॉर कंपनसेशन. Option number 2, instituted with the permission of court. Option number 3, can be brought. And option number 4, permissible only in some circumstances. कौन सा आंसर सही होगा? Yes, option number 1 is the correct answer. Then suit for breach for compensation is barred. Next question पे आ जाइए. Question number 42, consider following facts regarding effect of declaration made under. देखते हैं दोनों फैक्ट्स क्या बोल रहे हैं. डिक्लेरेशन इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द सूट्स एंड पर्सन्स क्लेमिंग थ्रू देम रिस्पेक्टिवली. एंड सेकंड फैक्ट बोल रहा है डिक्लेरेशन बाइंड्स ऑल दोज पर्सन्स हु हैव नॉलेज ऑफ द सूट एंड नोइंगली दे डू नॉट बिकम पार्टीज. कौन सा फैक्ट सही है? यस, फर्स्ट वाला फैक्ट बिल्कुल सही है, सेकंड गलत है. इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 is right. Next question पे आ जाइए. An injunction cannot be granted to restrain any person from prosecuting a judicial proceeding pending at the institution of the suit in which injunction is sought unless such restraint is necessary to prevent a multiplicity of proceedings. To restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in a court not subordinate to that from which the injunction is sought. And option number 3, to restrain any person from applying to any legislative body. And option number 4 all of these. कब इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जा सकता? वीडियो पॉज करके ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आंसर करिए. Yes, option number 4 is the correct answer. Next question पे आ जाइए. Plaintiff, without having any title, filed a suit for permanent injunction against dispossession based on long possession. Option number 1, because there is no title, plaintiff may be dispossessed. Option number 2, law respects possession, plaintiff cannot be dispossessed except in accordance with law. Option number 3, suit is not maintainable. And option number 4, suit is not maintainable only for the relief of permanent injunction. कौन सा आंसर सही है? Yes, option number 2 is the correct answer. Law respects possession. Plaintiff cannot be dispossessed except in accordance with law. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 45, एन इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड. कब इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1, टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एन एक्ट ऑफ विच इज नॉट रीजनेबली क्लियर दैट इट विल बी अ न्यूसेंस. ऑप्शन नंबर 2, टू प्रिवेंट अ कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ हैज acquiesced. Option number 3, to restrain the wrongfully sale of any property in dispute in a suit in execution of a decree. And last option है to prevent the breach of a contract, the performance of which would not be specifically enforced. कब किया जा सकता है इंजंक्शन ग्रांट?
Yes, option number 3 is the correct answer. To restrain the wrongfully sale of any property in dispute in suit in execution of a decree. Next question पे आ जाइए. Under Specific Relief Act, specific relief may be granted. कब ग्रांट किया जा सकता है specific relief? Option number 1 for enforcing individual civil rights. Option number 2 for enforcing a penal law. Option number 3 for enforcing both civil and penal law. And option number 4 for enforcing public rights. बताइए इसका आंसर क्या होगा सही? Yes, option number 1 is the correct answer for enforcing individual civil rights. Question number 47. The period of limitation for a suit to compensation for a malicious prosecution is 90 days, 6 months, 1 year and 3 years. क्या limitation है? Yes, answer is option 3, 1 year. Next question देखिए. Section 5 of Limitation Act 1963 does not apply to. Limitation Act का Section 5 किस पर अप्लाई नहीं होता? Option number 1 suits. Option number 2 execution petition under Order 21 CPC. Option number 3 petition for divorce under the Hindu Marriage Act 1956. And option number 4 all of these. क्या आंसर सही है इसका? Yes, option number 4 is the correct answer, all of these. इनमें से किसी पर भी लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर प्रेफरिंग एन अपील फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय अ कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट to a high court from the date of the decree is. कितने समय में अपील प्रेफर की जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 90 डेज, 30 डेज, 60 डेज एंड 1 ईयर. क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. 90 डेज के अंदर अपील प्रेफर की जा सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 50. एप्लीकेंट इंक्लूड्स. एप्लीकेंट क्या इंक्लूड करता है? अ पेटिशनर, any person from or through whom an applicant derives his right to apply. Option number 3 any person whose estate is represented by the applicant as executor, administrator or other representative. And last option है all of the above. बताइए क्या आंसर सही है इसका? Yes, option number 4 is the correct answer. Applicant इन तीनों को ही इंक्लूड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे. देखिए रजिस्ट्रेशन एक्ट आ गया है. अब क्वेश्चन नंबर 51. हु शैल अपॉइंट एन ऑफिसर टू बी द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द टेरिटरीज सब्जेक्ट टू सच गवर्नमेंट? ऑप्शन नंबर 1 स्टेट गवर्नमेंट. ऑप्शन नंबर 2 सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑप्शन नंबर 3 स्टेट गवर्नमेंट विद द कंकरेंस ऑफ हाई कोर्ट. एंड ऑप्शन नंबर 4 सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंकरेंस ऑफ हाई कोर्ट. कौन अपॉइंट करेगा इंस्पेक्टर जनरल को? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और ये हमें दिया गया है सेक्शन 3 में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. whom may allow proper establishment for the several offices under this act? Central government, state government, registrar and inspector general. कौन अलाउ कर सकता है सेवरल ऑफिसेस के प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट को? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर मेन अथॉरिटी है और ये हमें दिया गया है सेक्शन 14 में, जो डील करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसेस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कोर्ट फीस एक्ट के क्वेश्चन आ गए. अब कंप्यूटेशन ऑफ फीस पेएबल इन सर्टेन सूट्स फॉर मनी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन 1 अमाउंट क्लेम, ऑप्शन 2 पेएबल पीरियोडिकली, ऑप्शन नंबर 3
2 times the amount claimed, and option number 4 5 times the amount claimed. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 अमाउंट क्लेम्ड. ठीक है, और ये हमें दिया है सेक्शन 7 में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डेफिनेशन ऑफ appropriate government is given under which section? कौन से सेक्शन में appropriate government की डेफिनेशन दी गई है? सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2A एंड सेक्शन 2B. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 1A में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड पे. क्वेश्चन नंबर 55 पूछता है एग्रीकल्चरल ईयर मीन्स द ईयर कमेंसिंग ऑन ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट डे ऑफ मार्च, ऑप्शन नंबर 3 लास्ट डे ऑफ मार्च एंड ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल. बताइए एग्रीकल्चरल ईयर कब शुरू होता है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से स्टार्ट होता है और यह हमें दिया गया है सेक्शन 2C में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. एग्रीकल्चर इंक्लूड्स, एग्रीकल्चर क्या इंक्लूड करता है? ऑप्शन नंबर 1 द रेजिंग ऑफ एनुअल और पीरियोडिकल क्रॉप्स इंक्लूडिंग बेटल लीव्स यानी पान एंड वाटर नट्स यानी सिंघाड़ा एंड गार्डन प्रोड्यूस. ऑप्शन नंबर 2 हॉर्टिकल्चर एंड ऑप्शन नंबर 3 द प्लांटिंग एंड अपकीप ऑफ ऑर्चर्ड्स एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव. एग्रीकल्चर में क्या क्या आ जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, और ये हमें दिया गया है सेक्शन 2 के क्लॉज बी में. चलिए अब छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के क्वेश्चन करेंगे. हु में बाय नोटिफिकेशन for the whole or for any specified part of state appoint an officer as the excise commissioner. कौन अपॉइंट कर सकता है ऑफिसर को एज द एक्साइज कमिश्नर? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट विद द कंकरेंस ऑफ हाई कोर्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंकरेंस ऑफ हाई कोर्ट. कौन कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है और ये हमें दिया है सेक्शन 7 में, जो कि डील करता है इस्टेब्लिशमेंट एंड पावर्स देयरऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. एक्साइजेबल आर्टिकल मीन्स, क्या मतलब होता है एक्साइजेबल आर्टिकल का? एनी अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन or any intoxicating drug or opium as defined in clause 15 and poppy straw as defined in clause 18 of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act and option number 4 all of the above. तो एक्साइजेबल आर्टिकल क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, और ये हमें डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 के क्लॉज 6 में. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब हम करेंगे छत्तीसगढ़ लैंड कंट्रोल एक्ट से क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 59 द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट विद इन 30 days ऑफ दिस एक्ट अ ट्राइब्यूनल इन टर्म्स ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी कॉल्ड एज छत्तीसगढ़ लैंड कंट्रोल ट्राइब्यूनल. कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के टर्म्स में स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी छत्तीसगढ़ लैंड कंट्रोल ट्राइब्यूनल? कौन से आर्टिकल में दिया है? इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 323B, और ये चीज हमें दी है सेक्शन 6 में छत्तीसगढ़ लैंड कंट्रोल एक्ट के, जो कि डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैंड कंट्रोल ट्राइब्यूनल. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. For every district, the state government shall appoint one or more officers as land controller with territorial jurisdiction as to be specified by district collector. Option number 1 not below the rank of a deputy collector. Option number 2 not below the rank of a collector. Option number 3 chairman of tribunal and option number 4 not below the rank of sub inspector. कौन सा आंसर सही होगा?
Yes, option number 1 is the correct answer. Not below the rank of a deputy collector. जो रैंक कंट्रोलर ऑफिसर होगा वो डिप्यूटी कलेक्टर से बिलो रैंक का नहीं होगा. ओके, ये हमें दिया है सेक्शन 7 में, जो कि डील करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. अब आ जाते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 61. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स अ कन्फेशन मेड before judicial magistrate in court, before doctor, before friend, and both before doctor and before friend. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कौन सा होता है? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. बोथ बिफोर डॉक्टर एंड बिफोर फ्रेंड. अगर कोई कन्फेशन डॉक्टर या फ्रेंड के सामने किया गया है तो वो कन्फेशन हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. If an accused voluntarily consent for brain mapping and narco-analysis, then such information is relevant under which section of Indian Evidence Act? Section 7, Section 17, Section 27 and Section 30. बताइए कौन सा आंसर सही है? Yes, option number 3 is the correct answer. Section 27. और Section 27 डील करता है how much of information received from accused may be proved. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Identification of a suspect by photo is not admissible in evidence. Admissible in evidence, the suspect must be present, and option number 4, both not admissible in evidence and the suspect must be present. कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. एडमिसिबल इन एविडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. देयर इज अ चार्ज अपॉन ए कमिटिंग मर्डर एट कोलकाता ऑन अ सर्टेन डे. ही टेक्स प्ली दैट ऑन दैट डे he was at Mumbai. This statement of A is relevant under which section of Evidence Act? Under section 8, under section 9, under section 11 and under section 14. कौन से सेक्शन में रिलेवेंट होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. सेक्शन 11 के अंतर्गत ये रिलेवेंट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 65. A dying declaration is relevant evidence under section 32 of Evidence Act, notwithstanding it being hearsay evidence because a statement made by a person as to the cause of his death is treated in law as a solemn statement. Option number 2, if a person is dead and anything said by the person as to the cause of death is relevant, since the dead person cannot be brought before the court to testify, necessity makes it inevitable to admit said statement. Option number 3, because it is believed that a person would not meet his maker with lies in the mouth. And option number 4, because society owes a duty to dead persons to give them justice. Hearsay evidence के होते हुए भी सेक्शन 32 के अंतर्गत डाइंग डिक्लेरेशन एक रिलेवेंट एविडेंस माना जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. इफ अ पर्सन इज डेड एंड एनीथिंग सेड बाय द पर्सन एज टू द कॉज ऑफ डेथ इज रिलेवेंट, सिंस द डेड पर्सन कैन नॉट बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट टू टेस्टिफाई, नेसेसिटी मेक्स इट इनवाइटेबल टू एडमिट सेड स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 66. द बर्डन ऑफ प्रूफ इन केस ऑफ प्ली ऑफ एल्बाई. ऑप्शन नंबर 1 ऑन द प्रोसिक्यूशन, ऑप्शन नंबर 2 इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑप्शन नंबर 3 ऑन द अक्यूज्ड एंड ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज. प्ली ऑफ एल्बाई के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ऑन द एक्यूज्ड. एक्यूज्ड पर होता है.
और प्ली ऑफ एल्बाई हमें दिया है सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफेंस ऑफ एल्बाई इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 9 ऑफ एविडेंस एक्ट, सेक्शन 12 ऑफ एविडेंस एक्ट, सेक्शन 11 ऑफ एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट। कौन से सेक्शन में दिया गया है? जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। A witness may, while under examination, refresh his memory, be referring to any writing made by himself at the time of the transaction or soon afterwards. The provision is provided under. Refreshing memory कौन से section में दिया गया है? It is given under section 159 of Evidence Act. Next question पे आ जाइए। In the Evidence Act, the condition in respect of computer output to be deemed and admissible in evidence as document in contained in कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 65 क्लॉज बी क्लॉज 1, सेक्शन 65 क्लॉज बी क्लॉज 2, सेक्शन 65 क्लॉज बी क्लॉज 5 एंड सेक्शन 65 क्लॉज बी क्लॉज 4। कौन से सेक्शन में दिया गया है? तो इट इज गिवन अंडर सेक्शन 65 क्लॉज बी क्लॉज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस? इनमें से कौन कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 डेफ, ऑप्शन नंबर 2 माइनर, ऑप्शन नंबर 3 मेंटली एंड ऑप्शन नंबर 4 डम। कौन नहीं है कॉम्पिटेंट विटनेस? तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंटल पर्सन इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एनआई एक्ट का क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज रिलेटेड विथ प्रिजम्पशन? इनमें से कौन से सेक्शन प्रिजम्पशन से रिलेटेड हैं? ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 119, ऑप्शन नंबर 2 सेक्शन 139 एंड ऑप्शन नंबर 3 सेक्शन 137 एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये तीनों ही सेक्शंस आपके प्रिजम्पशन से रिलेटेड हैं। देखिए, सेक्शन 119 बात करता है, सेक्शन 139 बात करता है प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, और सेक्शन 137 बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ फॉरेन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वेदर अ माइनर मे ड्रॉ, इंडोर्स, डिलीवर एंड निगोशिएट एनी इंस्ट्रूमेंट? क्या कोई माइनर किसी इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ, इंडोर्स या फिर डिलीवर कर सकता है? आंसर देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ओनली व्हेन ही कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, ऑप्शन नंबर 2 ओनली व्हेन इट इज बेनिफिशियल फॉर हिम, ऑप्शन नंबर 3 ओनली व्हेन इट इज मेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टीज एंड ऑप्शन नंबर 4 यस he may do so as to bind all parties except himself। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पर। यस, माइनर ड्रॉ कर सकता है, इंडोर्स भी कर सकता है, डिलीवर भी कर सकता है और निगोशिएट भी कर सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट को, और वो सभी पार्टीज पर बाइंड होगा उस माइनर को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन एक्टिव if the check issued by drawer is dishonor? Option number 1 on the date receipt of information by bank regarding the return of check as unpaid, option number 2 on the date when notice is issued by payee to the drawer, option number 3 on the date drawer of check fails to make the payment of check amount to payee within 15 days from the receipt of demand notice, and option number 4 none of these। कब चेक डिसऑनर हो जाएगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ऑन द डेट drawer of check fails to make the payment of check amount to pay within 15 days from the receipt of demand notice। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट laid down certain directions to criminal courts for speedy and expeditious disposal of cases falling under section 138 of NI Act 1881 in the case of। यहाँ पर 4 केसेस दिए गए हैं। सेक्शन 138 NI Act का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है
और उसके अंतर्गत क्रिमिनल कोर्ट में स्पीडी ट्रायल और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल के लिए कौन से केस में डायरेक्शंस दिए हैं? ऑप्शन नंबर 1, इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ऑप्शन नंबर 2, रंगप्पा वर्सेस मोहन. ऑप्शन नंबर 3, एसोसिएटेड विथ सीमेंट कंपनी लिमिटेड वर्सेस केशवानंद. एंड ऑप्शन नंबर 4, के भास्करन वर्सेस SV बालन. कौन से केस में डायरेक्शन दिए हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. इन अ रीसेंट केस सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट वेयर द चेक अमाउंट विद इंटरेस्ट एंड कॉस्ट as assessed by the court is paid by a specified date, the court is entitled to close the proceedings in exercise of its power under section 143 of the act. Read with section 258 CRPC. ऑप्शंस देख लेते हैं कौन से केसेस दिए गए हैं. मेजर्स मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस कंचन मेहता. ऑप्शन नंबर 2, KM इब्राहिम वर्सेस KP मोहम्मद एंड अदर्स. ऑप्शन नंबर 3, दामोदर S प्रभु वर्सेस सैयद बाबा लाल. ऑप्शन नंबर 4, MP स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस प्रतीक जैन. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, मेसर्स मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस कंचन मेहता. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. अब हम IPC के क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 76 अंडर सेक्शन 34 ऑफ IPC. ऑप्शन नंबर 1, फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी. ऑप्शन नंबर 2, फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेशन बट नॉट इन ऑल केसेस. ऑप्शन नंबर 3, फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी. एंड ऑप्शन नंबर 4, फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी विथ कॉमन नॉलेज. कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेशन बट नॉट इन ऑल केसेस. कौन से सेक्शन में? सेक्शन 34 में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 77. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट. इनमें से कौन से ऑप्शन गलत हैं? ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा. Option number 2, all culpable homicides are murder. Option number 3, an intention to kill is not always necessary to make out a case of murder. Option number 4, clause C of section 299 is required knowledge of the probability of death. कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, all culpable homicide are murder. ठीक है. All murders are culpable homicide, but all culpable homicides are not murders. Next question पे आ जाएंगे. Question number 78. Lady wishing to get a railway ticket, finding a crowd at ticket window at a station, asked B, who was near window, to get a ticket for her and handed him over money for same. B took money and instead of getting ticket ran away with money. What offense has been committed by B? वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, अच्छे से ऑप्शन पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर 1, ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन. ऑप्शन नंबर 2, ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ऑप्शन नंबर 3, ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. एंड ऑप्शन नंबर 4, ऑफेंस ऑफ चीटिंग. कौन सा ऑफेंस हुआ है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3, ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. A finds ₹2000 note on public place. He has no idea as to whom the ₹2000 note belongs. He picks up the note. A has committed theft, dishonest misappropriation of property, attempt to theft and has not committed any offense. ठीक है.
किसी व्यक्ति को 2000 का नोट मिलता है और उसे नहीं पता है कि वो 2000 का नोट किससे बिलोंग करता है, तो वो उसे अपने पास रख लेता है। उसने कौन सा ऑफेंस किया है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अटरिंग ऑब्सीन वर्ड्स नियर अ पब्लिक प्लेस। ठीक है, अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में ऑब्सीन वर्ड्स यूज करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट एन ऑफेंस, ऑप्शन नंबर 2 इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 294 आईपीसी, option number 3 is an offense under section 290 IPC, and option number 4 is an offense under section 292 clause 2 clause B IPC। कौन से सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 294 IPC। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज प्रोवाइडेड। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट कौन से सेक्शन में दी गई है? ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 340 आईपीसी, ऑप्शन नंबर 2 सेक्शन 342, ऑप्शन नंबर 3 सेक्शन 341 एंड ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 350। तो कौन से सेक्शन में दी गई है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सेक्शन 341 ऑफ आईपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 82। एक्स इंटेंडेड टू किल ए बट इंस्टीड किल्ड बी whom he had no intention to kill, under which doctrine is X liable for the murder of B? Okay, option number 1 doctrine of extended malice, option number 2 doctrine of mens rea, option number 3 doctrine of diminished responsibility, and option number 4 doctrine of transfer of malice। कौन से डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग लायबल होगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डील्स विथ दोज कंडीशंस व्हेन कंसेंट इज सेड टू बी नॉट अ फ्री कंसेंट? कौन से सेक्शन में कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं माना गया है? ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 90, ऑप्शन नंबर 2 सेक्शन 92, ऑप्शन नंबर 3 सेक्शन 89 एंड ऑप्शन नंबर 4 सेक्शन 87। क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर एन ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप the age of a girl must be below 18 years, below 15 years, below 21 years and below 16 years। कौन सा आंसर सही होगा? कितनी होनी चाहिए गर्ल की एज? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 बिलो 18 years। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85। The right of private defense of the body commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, and it continues even after that apprehension cases। Second option है commences only when the assault is actually done and continues during the period of assault। Option number 3 commences only when the assault is actually done and continues even, and last option है commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, and it continues as long as such apprehension of the danger to the body continues। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4। इट कमेंसेस एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस, एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ द डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू डेफमेशन? इनमें से क्या डेफमेशन है? ऑप्शन नंबर 1 टू कन्वे अ कॉशन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू whom conveyed or for public good। ऑप्शन नंबर 2
to make an imputation concerning a company or an association or collection of persons as such. Option number 3, censure passed in good faith by person having lawful authority over others. And last option है publication of reports of proceeding of court. तो defamation क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, to make an imputation concerning a company or an association or collection of person as such. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे. Whoever kidnaps or abducts any child with intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child shall be punished under section 369 of IPC if the child is under 10 years, 12 years, 14 years and 16 years. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 10 years. अगर बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो उस व्यक्ति को जिसने उसे किडनैप किया है सेक्शन 369 के अंतर्गत वो पनिशेबल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. अकॉर्डिंग टू द आईपीसी, एनी मैन हु मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ वोयूरिज्म, वॉचिंग, स्टॉकिंग एंड सर्चिंग. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, सबको आना चाहिए, इसलिए सब कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इट्स स्टॉकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 89. यहाँ से आपके सीआरपीसी के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं. विक्टिम इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी? कौन से सेक्शन में विक्टिम की डेफिनेशन दी गई है? सेक्शन 2WA, सेक्शन 2U, सेक्शन 2D एंड सेक्शन 2V. क्या होगा आंसर इसका? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. विक्टिम की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज WA में दी गई है. अच्छा, सेक्शन 2U की डेफिनेशन में क्या दिया गया है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर. एंड सेक्शन 2D में दिया गया है कंप्लेंट. और सेक्शन 2V में दिया गया है सब डिवीजन. ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, यहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 90. अंडर प्रोविजो to section 372 CRPC, victim have no right to prefer an appeal against any order passed by the court. Option number 1, acquitting the accused. Option number 2, convicting for a lesser offense. Option number 3, imposing inadequate compensation. And option number 4, imposing inadequate sentence. तो क्या होगा इसका आंसर? It will be option number 4, imposing inadequate sentence. इसके लिए विक्टिम के पास कोई राइट नहीं है अपील करने का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. अंडर सीआरपीसी, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी 3 years. Option number 1, if the offence is punishable with imprisonment for a term exceeding 1 year but not exceeding 3 years. Option number 2, if the offence is punishable with imprisonment for a term exceeding 3 years but not exceeding 7 years. Option number 3, if the offence is punishable with imprisonment for a term exceeding 1 year but not exceeding 10 years. Option number 4, if the offence is punishable with imprisonment for a term not exceeding 1 year. तो ऑफेंस को कॉग्निजेंस में लेने के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 साल की होगी और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, अगर ऑफेंस पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट से, जो कि 1 साल से ज़्यादा का है लेकिन 3 साल से ज़्यादा का नहीं है. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन कंप्लेंट इफ इन हिज ओपिनियन there is sufficient ground for conviction, there is prima facie no probable defense of accused. Option number 3, accused is not innocent. And option number 4, there is sufficient ground for proceeding. तो मजिस्ट्रेट कंप्लेंट पर ऑफेंस को कब कॉग्निजेंस में ले सकता है? जब
ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, जब प्रोसीडिंग के लिए सफिशिएंट ग्राउंड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मच पनिशमेंट मे बी अवॉर्डेड टू एन एक्यूज्ड हु इज फाउंड गिल्टी अंडर अ समरी ट्रायल। ठीक है, समरी ट्रायल में अगर एक्यूज्ड गिल्टी पाया जाएगा तो उसको पनिशमेंट कितनी होगी? नॉट एक्सीडिंग 3 months, नॉट एक्सीडिंग 6 months, नॉट एक्सीडिंग 1 year एंड नॉट एक्सीडिंग 2 years। क्या होगा यहाँ पर आंसर आपका? ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट एक्सीडिंग 3 months। ठीक है, 3 महीने से ज्यादा की पनिशमेंट उसको नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। A confessional statement under section 164 of CRPC can be recorded during the course of investigation only. During the course of investigation only and not afterwards. Option number 2, during the course of investigation at any time afterwards on commencement of trial with the permission of court. Option number 3, during the investigation as well as during inquiry but before commencement of trial. And option number 4, during the investigation, inquiry and trial. तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा आपका? Option number 3 will be the correct answer, during investigation as well as during inquiry but before commencement of trial. अच्छा, सेक्शन 164 सीआरपीसी का किससे डील करता है? तो ये डील करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 आईपीसी इज कमिटेड, द इंफॉर्मेशन शेल बी रिकॉर्डेड बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन। कौन से सेक्शन में रिकॉर्ड की जाएगी इंफॉर्मेशन? वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी, अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी, अंडर सेक्शन 156 सीआरपीसी एंड लास्ट ऑप्शन है अंडर सेक्शन 157 सीआरपीसी। तो कौन से सेक्शन में की जाएगी? अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी में। ओके, तो सेक्शन 154 किससे डील करता है? इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास आ सेंटेंस। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितना सेंटेंस पास कर सकता है? imprisonment for a term not exceeding 2 years or fine not exceeding 5,000 rupees or both, imprisonment for a term not exceeding 1 year or fine not exceeding 5,000 rupees or both. Option number 3, imprisonment for a term not exceeding 3 years or fine not exceeding 10,000 rupees or both. And last option है imprisonment for a term not exceeding 7 years or unlimited fine or both. तो कितना पनिशमेंट दे सकता है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, imprisonment for a term not exceeding 3 years or fine not exceeding 3,000 rupees or both. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Imprisonment in default of payment of fine can be awarded to run concurrently with substantive sentence imposed. Option number 2, in addition to the substantive. Option number 2, in addition to the substantive sentence imposed. And option number 3, court can condone it. And option number 4, none of these. अगर फाइन का पेमेंट नहीं किया जाएगा तो इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, इन एडिशन टू द सब्सटेंटिव सेंटेंस इम्पोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी? कौन से सेक्शन में दिया गया है? 41A, 41B, 41D एंड 41C। बताइए कौन से सेक्शन में दिया गया है? It is given under section 41B.
अच्छा, सेक्शन 41A डील करता है नोटिस टू अपीयरेंस से। सेक्शन 41D बात करता है मीट एन एडवोकेट। एंड सेक्शन 41C बात करता है कंट्रोल रूम की। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोर्ट में ऑल्टर चार्ज। कोर्ट चार्जेस को ऑल्टर कर सकता है ओनली बिफोर एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन इज क्लोज्ड। ओनली अपीलेट कोर्ट में ऑल्टर चार्ज। ऑप्शन नंबर 3, चार्ज कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। एंड ऑप्शन नंबर 4, एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। तो आंसर क्या होगा इसका सही? ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस। ठीक है, जजमेंट प्रोनाउंस होने के पहले किसी भी समय कोर्ट चार्जेस को ऑल्टर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस एक्ट का। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में रिक्वायर सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर अंडर सेक्शन ऑफ CRPC। कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 109, सेक्शन 110, सेक्शन 106 एंड सेक्शन 108। तो इट इज गिवन अंडर सेक्शन 110। तो यहीं पर आपका छत्तीसगढ़ सिविल जज का फुल एंड टेस्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आप इसी तरीके के फुल एंड टेस्ट चाहते हैं तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।